प्यारे बच्चों, आज हम आपका अगला पाठ जो लोकतांत्रिक राजनीति का है पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है चुनावी राजनीति। तो इसका परिचय जानते हैं। अध्याय 1 में हमने लोकतंत्र के लिए पढ़ा था कि लोकतंत्र यह न तो संभव है ना ही जरूरी है कि लोग सीधे शासन करें। ठीक है, हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। ठीक है, लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग नहीं ले पाते हैं, इसलिए लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाया जाता है। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। तो लोकतंत्र की शुरुआत में यह समझने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है और उपयोगी है, और हम यह समझने की कोशिश भी करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंद्विता किस प्रकार लोगों को लाभ पहुंचाती है। फिर हम ये सवाल उठाएंगे कि किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर भी समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, हम इसमें पढ़ेंगे कि चुनाव क्यों जरूरी है, चुनाव करना क्यों जरूरी है, और चुनाव से किन लोगों का फायदा होता है। ठीक है, देश के लोगों का इससे किस प्रकार फायदा होता है, और लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव क्या होता है। तो अध्याय के बाकी हिस्से में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में चुने हुए चुनाव का मूल्यांकन करेंगे कि भारत में जो चुनाव हुए हैं वो किस प्रकार के हैं, सही हैं, गलत हैं। ठीक है, इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक नजर डालेंगे। तो इस पूरे पाठ में हमने चुनाव की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करना है कि चुनाव के प्रारंभ में चुनाव के लिए परिसीमन किया जाता है, सीमा का निर्धारण किया जाता है। तो वहाँ से शुरुआत करके जब अंत में चुनाव का परिणाम आता है तो वहाँ तक हम क्या करेंगे, उसकी पूरा इस पाठ में इसका अध्ययन करेंगे। और हम हर चरण में यह सवाल भी पूछेंगे कि प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है। अध्याय के आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए यानी पूरी चुनाव प्रक्रिया को जानने के बाद हम यह करेंगे कि भारत में जो चुनाव है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए या नहीं। और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में भारत की जो संस्था है चुनाव आयोग, उसकी भूमिका पर भी विचार करेंगे। तो पाठ का प्रारंभ करते हैं, चुनाव क्यों होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे हरियाणा की विधानसभा चुनाव का एक आपके सामने में एक उदाहरण दिया गया है। तो आधी रात के बाद का समय है, उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती है तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए हैं। तो यह हरियाणा के विधानसभा चुनाव का एक नज़ारा है। यहाँ पे लोग अपने नेता का क्या कर रहे हैं, 5 घंटों से नेता का आने का इंतजार कर रहे हैं। और जो ये नेता थे वो कौन थे, ये थे श्री देवी दयाल हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो उस गुरुवार को रात करनाल में भाषण देने आने वाले थे। तो 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। तो आजकल जो ये 76 वर्षीय जो नेता हैं काफ़ी वृद्ध हैं, तो उनको आजकल फुर्सत नहीं है। तो क्यों फुर्सत नहीं है, उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। यानी सुबह वो 8 बजे से रात 11 बजे तक अपनी चुनाव रैली में व्यस्त रहते हैं। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। तो बच्चों, जब चुनाव होते हैं तो सभी नेता क्या करते हैं, जब वे चुनाव की सभाएं करते हैं, जनसभाएं करते हैं, जगह जगह पे लाके लोगों को अपने पार्टी के बारे में, अपने चुनाव घोषणा पत्र के बारे में, अपने चुनाव जीतने के बाद वे क्या करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए वे चुनावी सभाएं करते रहते हैं। तो इस प्रकार वो जगह जगह जाके चुनाव की तैयारियां करते हैं। तो यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अखबार की खबर है जो हमने पढ़ी। राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीदयाल ने न्याय नियुक्त के नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक नई पार्टी का गठन किया। ठीक है, तो 1982 से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और एक विपक्ष के नेता उभरे। उन्होंने न्याय नियुक्त के नाम से एक आंदोलन चलाया और अपनी लोकदल नाम की एक नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक
मोर्चा बनाया। तो उनकी पार्टी ने क्या किया, सारे विपक्षी दल, ठीक है, जो चुनाव हार के विपक्ष में बैठे हुए थे, तो उन सभी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया और अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने वादा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। तो उनका पहला वादा क्या था कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतेगी तो वो क्या करेंगे, छोटे व्यापारियों और किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। ठीक है, तो लोग तब की सरकार से नाखुश थे। जब देवीलाल जी ने ये वादा किया था तो वे देवीलाल के वादे की तरफ आकर्षित हो गए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोक दल और उसके सहयोगी दल के पक्ष में जमकर वोट दिए। ठीक है, जब चुनाव हुए तो वोट किसको मिले, लोक दल को मिले, यानी देवीलाल की पार्टी को मिले जो उन्होंने बनाई थी, और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली। तो पूरे विधानसभा में जो 90 सीटें थी हरियाणा की, उसमें से 76 पे लोकदल जो देवीलाल की नई पार्टी थी उसको जीत मिली, क्योंकि उनका चुनावी वादा था कि वे किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। तो लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। ठीक है बच्चों, बाद में बताएंगे कि स्पष्ट बहुमत ये क्या चीजें होती हैं। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें लगी। जो उस समय सत्ता में जो पार्टी थी उसको सिर्फ कितनी सीट मिली, 5 सीट मिली। तो चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। ठीक है, जो चुनावी नतीजे की घोषणा हुई कि जो वर्तमान सरकार थी कांग्रेस सरकार, वो जीत नहीं पाई है, केवल 5 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है, तो वहां मुख्यमंत्री का उन्होंने पद छोड़ दिया और लोक दल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नया नेता चुना। तो राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतीहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ कर दिया। तो जैसे वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने शपथ ली मुख्यमंत्री पद की और एक आदेश जारी किया जो उन्होंने चुनावी वादा किया था कि वे छोटे किसान, खेतीहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के जो ऋण थे, कर्ज थे, उनको माफ करेंगे। तो उन्होंने उसको माफ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। तो उन्होंने 4 साल शासन किया। अगले बार जब चुनाव हुए फिर उनकी पार्टी को समर्थन नहीं मिला और फिर अगली पार्टी जो थी कांग्रेस पार्टी, जो विपक्ष में बैठी थी, फिर उसको जीती और उसने सरकार बनाई। तो इस प्रकार हम ये आप चुनाव के बारे में हमने देखा। तो चुनाव की जरूरत क्यों है? तो किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पे चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश हैं जहां प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। तो कोई भी लोकतंत्र है तो वहां पे सबसे पहले जो प्रक्रिया अपनाई जाती है नियमित चुनाव की। नियमित अंतराल पे मतलब एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि इतने समय के बाद क्या होंगे, दोबारा चुनाव होंगे। जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनके कामकाज का मतलब मूल्यांकन किया जाएगा। अगर वे सही काम कर रहे हैं तो उनको दोबारा सत्ता हासिल दी जाएगी। अगर वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो उनको सत्ता से हटाकर किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य पार्टी को उसमें मौका दिया जाएगा। तो दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव किए जाते हैं। तो हम भी जानते हैं अनेक देश ऐसे हैं जहां लोकतांत्रिक नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं जहां लोकतंत्र का पालन नहीं किया जाता है, मगर वहां भी चुनाव कराए जाते हैं। तो हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है? ठीक है, तो हमें चुनाव करना क्यों जरूरी है बच्चों, इस बात पर विश्लेषण करेंगे। तो बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करते हैं। अगर सारे लोग रोज बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर ले तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। यानी हमें जो फैसले लेने हैं अगर उसके लिए हमें रोज बैठना पड़ेगा और सारे फैसले मिलजुल कर लेंगे तब चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा था कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। जैसे भारत 130 करोड़ से अधिक लोगों का देश है, तो यहाँ पे सभी लोगों का रोज एक साथ बैठकर किसी कोई चीज़ पे फैसला लेना ये संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले में फैसला करने का समय और ज्ञान हो। ठीक है, तो ये भी संभव नहीं है प्रत्येक पास समय हो कि रोज बैठे और किसी मसले पे फैसला ले, और सभी के पास उस फैसला लेने का ज्ञान होगा। यह भी कोई जरूरी नहीं है कि सभी के पास ज्ञान हो। तो इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन
करते हैं। तो जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ प्रतिनिधि चुने जाते हैं, मतलब हमारा जो प्रतिनिधि होगा वो हमारी तरफ से शासन करेगा। तो क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? तो आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अगर हम ऐसी जगह कल्पना करते हैं जहां प्रतिनिधियों का चुनाव किस आधार पर किया जाएगा? उनके उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाएगा। या ऐसी जगह कल्पना करेंगे जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता हो। तो किसे ज़्यादा अनुभव या ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। अब हम इस आधार को लेंगे, अनुभव और ज्ञान के आधार पर अगर हम प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे तो हमें ये परेशानी आएगी कि किसे ज़्यादा अनुभव है, किसको ज़्यादा ज्ञान है। अगर हम मान भी लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानी को दूर कर लेंगे तो स्पष्ट ऐसी जगह पे चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी, फिर चुनाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? तो हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र नहीं कहेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं। हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप शासन करे? अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को बोल दिया कि उसको ज्ञान और अनुभव अधिक है और उसको हमने क्या कर दिया, अपना नुमाइंदा बना दिया कि यह क्या करेगा, हमारी तरफ से फैसले लेगा, मगर यह प्रतिनिधि सभी को पसंद हो और हमारी इच्छा के अनुरूप काम करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद न हो अपने पद पर न बना रहे? ठीक है, अगर वो हमें पसंद नहीं है तो हम उसे पद से कैसे हटाएंगे? तो इस व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है कि नियमित रूप से हम क्या कर सके, प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके, उनको हटा सकें और नए प्रतिनिधि चुन सकें। तो इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। ठीक है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, पुराने प्रतिनिधि को अगर वो लोगों की इच्छा के अनुरूप या देश के हित में काम नहीं कर रहा है, उसको बदल के नए प्रतिनिधियों को लाएंगे। ठीक है, इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना गया है। तो चुनाव कैसे कर सकते हैं? ठीक है, वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। तो चुनाव में मतदाता क्या कर सकते हैं, अपने लिए, मतलब जो हमारे लिए कानून बनाएगा हम उसका चुनाव करेंगे। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का भी चुनाव कर सकते हैं, जो सरकार बनाएगा और देश के हित में बड़े फैसले लेगा, उसके लिए उसका चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। तो बच्चों, हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं, अपने लिए प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे।